वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज की मूवी का नाम है किस्मत। नहीं दोस्तों, ये हिंदी मूवी नहीं बल्कि एक मलयालम मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी सुनिए जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी पड़ी है और ये रियल लाइफ पे आधारित है। पहले बता दूं, मूवी की शुरुआत में इरफान नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस के आगे अपनी बुलेट पार्क करता है। फिर वो अपने लवर को कॉल करके तुरंत वहां आने को कहता है। उसके पास एक ऑटो रिक्शा वाला खड़ा होता है जो कहता है, इरफान तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारे पापा मस्जिद के मेंबर हैं और अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पर इरफान सब कुछ सोच समझकर फैसला कर चुका है। तभी इरफान की लवर अनीता आती है। इरफान उसे तुरंत ऑटो में चढ़ने को कहता है। अनीता पूछती है, क्या तुमने अपने घर में हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है ना? इरफान कहता है कि मेरा परिवार नहीं मानने वाला, पर मैंने माँ को बता दिया वैसे, इसीलिए अब हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि पुलिस ऑफिसर मधु मेरे दोस्त का दोस्त है और वो हमारी मदद जरूर करेगा। अनीता बोलती है कि कम से कम मुझे टाइम तो दो यार, कम से कम मेरी माँ को तो बताना ही पड़ेगा। फिलहाल पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं होगा। अब इरफान उसे कन्विंस करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर दोनों में बहस भी होने लग जाती है। फिर इरफान एक जगह गाड़ी रोककर कहता है, अगर शादी नहीं करनी तो यहीं पर उतर जाओ। फिर ऑटो ड्राइवर उन्हें शांत करता है और पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। इरफान कहता है कि तुम्हें फिक्र किस बात की है, हम बच्चे तो है नहीं, दो बालिग लोगों की शादी में किसी से पूछने की क्या जरूरत है। इरफान के पास एक कंप्लेंट लेटर है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि हम दोनों यानी कि इरफान और अनीता दो अलग मजहबों में विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते को मानना नहीं चाहते और उन्हीं की वजह से हमारी जान को खतरा भी है, इसलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी शादी होने में पुलिस हमारी मदद करे। अब स्टेशन जाने पर पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर मधु छुट्टी पर है। इरफान का दोस्त उसको एसआई से मिलने को कहता है। फिर दोनों सीधे एसआई के पास जाने लगते हैं। बाहर एक पुलिस वाला डांटता है कि ये तुम्हारा घर नहीं जो सीधे अंदर चले गए, तुमसे पहले आए हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जाओ जाकर वहाँ बैठ जाओ। अब दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अनीता बहुत ही नर्वस होती है क्योंकि ये सब कुछ उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। तभी पुलिस स्टेशन में होने वाली कुछ मजेदार बातें दिखाई जाती है। ड्रंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा गया आदमी एएसआई से पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। एएसआई उसको डांटता है कि तेरा बेटा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, तो बस चुप हो जा। तभी उसका बेटा उसको छुड़ाने आता है पर वो कहता है कि मेरे साथियों को भी रिलीज करवाओ। एएसआई उसे कन्विंस करता है कि तुम मेरी जाति के हो, इसीलिए इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार कहीं फंसे तो छोड़ूंगा नहीं, समझे? उनके जाने के बाद इरफान और अनीता और बाकी लोग बहुत देर तक वहीं बैठे होते हैं, लेकिन एएसआई अब तक नहीं आया है। तभी किसी एक्सीडेंट केस में एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसे बंगाली बताया जाता है। वो उन्हें कुछ बताता है लेकिन किसी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती है, उसे भी वहीं बैठा दिया जाता है। वो आदमी अनीता और इरफान के पास जाता है। तभी टीके नाम का आदमी आता है जिसके बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और बंगाली आदमी को उसी सिलसिले में पकड़ा गया है। टीके का बेटा कहता है कि गलती इस बंगाली की है सर, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। अब वो आदमी उठकर आता है और कहता है कि सर ये झूठ बोल रहा है। दोबारा उन सबको बैठा दिया जाता है। तभी एसआई आ जाता है और चिल्लाता है कि जीप की पार्किंग में किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम लोग स्टेशन में बैठकर गप्पे लड़ाओ, बाहर चेक नहीं कर सकते क्या? इस खराब मूड के साथ वो अपने कमरे में जाता है। सभी एसआई ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। अंदर एसआई अपनी कुर्सी ठीक कर रहा होता है। तभी एक न्यू ज्वाइनी सिग्नेचर लेने आता है। एसआई कहता है कि तुम्हें यही जॉब मिली थी क्या, और कोई अच्छी जॉब कर लेते? न्यू ज्वाइनी कहता है कि सर पुलिस बनना मेरा सपना था। तभी एएसआई अंदर आता है और उसे भी डांट पड़ती है कि कुर्सी ठीक से क्यों नहीं की। बाहर टीके इरफान से पूछता है कि तुम्हारे पिता मस्जिद में मेंबर है ना? अरे फिर तो हम दोनों रिश्तेदार हुए। और ये लड़की कौन है? इरफान कहता है कि कॉलेज में एक प्रॉब्लम है और हम दोनों उसी के बारे में कंप्लेंट करने आए हुए हैं। टीके अंदर चला जाता है। ठीक है, वैसे एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है और कहता है कि मेरे लड़कों की कोई गलती नहीं है। कांस्टेबल आकर बताता है कि वो आदमी बंगाली में न जाने क्या क्या बोल रहा है। ऐसा जाकर पूछता है तो पता चलता है कि वो बंगाली नहीं आसामी है। अब ऐसा हिंदी में कुछ सवाल पूछता है जिसका वो आधा अधूरा जवाब देता है। इस पर एसआई उसे गलत जगह पर पिंच करने लगता है और बेचारा दर्द के मारे चीखता है। वो कभी कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ तो कभी कहता है मैं बेकरी में हूँ। एसआई उसका लाइसेंस मांगता है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं होता क्योंकि गाड़ी किसी और की होती है। फिर एसआई गाड़ी की ओनर को स्टेशन बुलाता है। बाहर इरफान और अनीता बहुत देर वेट कर रहे होते हैं। अब इरफान बाहर बैठे ऑफिसर से पूछता है कि हम सुबह से एसआई का वेट कर रहे हैं, हमें कब बुलाया जाएगा? अब उसकी आवाज को सुनकर एसआई उन्हें अंदर बुलाता है और पराठे मुंह में दबाकर पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है? इरफान अपनी कंप्लेंट बताकर कहता है कि हमारे परिवार वालों से हमारी जान को खतरा है, हम शादी करना चाहते हैं और हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब दोनों अपना नाम बताते हैं तो एसआई कहता है कि इंटर रिलीजन शादी है तो मुसीबत तो आएगी ही। फिर वो अनीता की जाति पूछता है। वो जब अपनी कास्ट बताती है तो एसआई इरफान से उसकी उम्र पूछता है। वो 23 बताता है और फिर अनीता अपनी उम्र 28 बताती है। एसआई कहता है कि तुम दोनों के बीच जो चल रहा है उसे प्यार नहीं मेरे दोस्त कुछ और ही कहते हैं। अब इरफान कहता है कि प्यार में एज डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब एसआई उसकी जॉब के बारे में पूछता है तो इरफान कहता है कि मैं कोयम्बटूर से स्पेयर पार्ट्स खरीदकर बाइक मॉडिफाई करता हूँ। अनीता कहती है मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। फिर वो सलाह देता है कि वैसे भी हनीमून के बाद तुम दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए मेरी बात सुनो, अभी अलग हो जाओ, तुम्हारे घर वाले जिससे कहें उससे शादी करके खुश रहो। इरफान फिर कहता है कि सर हम फैसला कर चुके हैं, प्लीज हमें प्रोटेक्ट कीजिए।
तभी कुर्सी ठीक करने के लिए कारपेंटर आता है। अब एसआई टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि अनीता की जाति भी एक मुसीबत बन सकती है। इरफान कहता है कि घर में मजहब की वजह से सब हमारे खिलाफ है और यहाँ आप जाति के नाम पर नई मुसीबत खड़ी मत कीजिए। फिर इन दोनों को पास के एक कमरे में बैठा दिया जाता है। तभी टीके अंदर आता है। लगता है एसआई और टीके की जान पहचान है। टीके इरफान और अनीता के बारे में पूछता है तो एसआई बताता है कि प्यार का मामला है। टीके कहता है कि मैं इरफान के पिता को खबर देता हूँ, आप किसी तरह इनको अलग कर दीजिए। फिर वो बाहर जाकर अपने किसी दोस्त को कॉल करता है और इरफान के पिता का नंबर मांगता है। फिर वो इरफान के पिता को इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर उस आसामी की गाड़ी का ओनर आकर कहता है ये मेरी परमिशन के बगैर मेरी गाड़ी लेकर चला गया था। पर वो कहते हैं कि सर आपकी पत्नी ने मुझको गाड़ी दी और सीमेंट खरीद को लाने को कहा था। इनकी बहस के बीच टीके कहता है कि मेरे बेटे का इंडिकेटर टूट गया है। सॉरी सर, मेरा मतलब उसकी गाड़ी का इंडिकेटर टूट गया है, उसके लिए मुझे 2000 मुआवजा दिलवा दीजिए और मामला यही खत्म हो जाएगा। तभी बाइक का ओनर इनकार कर देता है तो टीके आसामी से पैसे मांगता है। वो कहता है कि अभी तो 600 है, बाकी बाद में ला कर दूंगा। इस तरह इस मामले को निपटा दिया जाता है। एसआई फिर इन दोनों को एडवाइस देता है कि शादी वादी भूल जाओ और अपने घर जाओ और आराम से रहो। हर ऐरे गहरे को प्रोटेक्शन देना पुलिस का काम नहीं होता। ये कहकर बहुत गुस्से में चला जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है कि नदी किनारे एक लाश मिली है। एसआई डांटता है कि तुम्हें लाश को देखने की क्या जरूरत थी, उसे फिर से नदी में डाल दो, वो बहकर दूसरे जुडिक्शन में चली जाएगी, हम बेकार का सरदर्द क्यों मोल लें। अब उसका गुस्सा देखकर ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर वो अनीता को धमकाकर उसके घर का फोन नंबर ले लेता है और दोनों को फिर से बैठा देता है। इरफान अब अनीता को दिलासा देता है कि ये पुलिस वाले हमें डराएंगे लेकिन फिर भी हम अपने फैसले पर अड़े रहेंगे। तभी साहिब नाम का एक आदमी बाइक थेफ्ट के केस में वहां पर आता है। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर के कहने पर उसने बाइक का इंजन चुरा लिया था। वो उस ऑफिसर का नाम भी बता देता है लेकिन ये लोग उसको टॉर्चर करने लगते हैं। फिर भी वो झूठा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार नहीं होता। फिर उसे सीआई ऑफिस में लेके जाते हैं और वहां भी वो वही बात दोहराता है और आखिर तक अपने सच पर अडिग रहता है। यहाँ एसआई नदी किनारे मिली हुई लाश को जांच करने के लिए निकल जाता है। तभी अनीता के घर से कुछ लोग आते हैं। उसकी माँ बहुत रोती है। अनीता के मामा उसकी माँ को बाहर भेज देते हैं और इरफान को धमकाते हैं, पर इरफान बिल्कुल निडर होकर खड़ा रहता है। इतने में पुलिस वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वे अनीता की माँ को डांटते हैं कि क्या यही रिसर्च कर रही है तुम्हारी बेटी। तभी स्टेशन में एक औरत खाना लेकर आती है। साहिब खाने से इनकार करता है। आसामी कहता है कि मुझे खाना नहीं चार्जर चाहिए और एएसआई उसको परमिशन दे ही देता है। अब इतनी बड़ी मुसीबत के बीच भी इरफान और अनीता के बीच का प्यार और विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ है। तभी वो औरत खाना लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ लेकिन तुम दोनों को किसी रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी कर लेनी चाहिए और फिर कुछ दिन बाद घर जाओगे तो परिवार वालों को मानना ही पड़ेगा। इस तरह पुलिस स्टेशन में आकर मुसीबत में फंसने की क्या जरूरत थी। और तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो औरत सर झुकाकर चली जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर बाहर जाकर स्मोक करने लगता है। इरफान जाकर उससे एक सिगरेट मांगता है और पुलिस ऑफिसर दे ही देता है। तब इरफान बताता है कि ये सब कुछ कब और कैसे शुरू हुआ था। इरफान एक प्रीमियम बुलेट गाड़ी अपने घर में पार्क करता है। दरअसल ये एक पुरानी बुलेट है जिसे इरफान ने मॉडिफाई करके इतना शानदार बना दिया है। इरफान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें एक राइड के लिए बुलाता है, पर उसकी माँ बहुत डरती है कि कहीं उसके पिता ना आ जाएं। लेकिन इरफान कहता है कि पापा तो बाहर गए हैं, जल्दी वापस छोड़ दूंगा आपको। उसकी माँ भी बैठ जाती है और वे गेट तक ही पहुंच पाते हैं कि उसके पापा आ ही जाते हैं। अब उसकी माँ घबरा कर उतर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। इरफान को पापा से डांट पड़ती है कि नौकरी तो करते नहीं, कम से कम मस्जिद में आकर वहाँ काम तो सीख लिया करो, काम तो देख सकते हो ना। डांट कर वो चले जाते हैं। दरअसल उसके पापा नहीं जानते कि इरफान बाइक्स मॉडिफाई करता है। इरफान अपनी धुन में मस्त बुलेट पर जा रहा होता है कि अचानक एक मोड़ पर एक औरत से टकरा जाता है। वो औरत बेहोश हो जाती है। फिर इरफान उसे ऑटो में हॉस्पिटल लेके जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। फिर वो बिल भरने के लिए कैश काउंटर पर खड़ा होता है। तभी एक औरत परेशान होकर भागी चली आती है। ये और कोई नहीं अनीता है। वो भी उसी औरत से मिलने आई है जिसे इरफान ने एडमिट किया है। इरफान बिल भरकर उसे रसीद देने जाता है। दरअसल वो औरत अनीता की माँ है। अनीता इरफान को डांटती है कि आंख खोलकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या, पर उसकी माँ कहती है कि बेटा इसने तो मुझे यहाँ पर एडमिट किया है, तुम इस भले लड़के को मत डांटो। इतने में अनीता के मामा आ जाते हैं। वे इरफान को अकेले में ले जाकर धमकी देते हैं कि तुमने एक्सीडेंट किया है, हमें 10,000 रुपए दे दो वरना पुलिस केस में फंसा दूंगा। इरफान कहता है कि तुम्हें जो करना है करके देख लो, पैसे तो मैं देने वाला हूँ नहीं। अगले दिन इरफान अनीता की माँ को देखने जाता है। अनीता उससे माफी मांगती है कि कल जल्दबाजी में मैंने तुम्हें डांट दिया। इरफान बहुत देर वहीं बैठा रहता है। अंधेरा होने लगता है और अनीता कहती है कि मैं कल आऊंगी। फिर वो हॉस्पिटल से चली जाती है और बस का इंतजार कर रही होती है। जब इरफान बाहर जाता है तो अनीता को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। पहले तो वो इनकार करती है लेकिन उसकी लास्ट बस भी छूट चुकी होती है, इसलिए वो इरफान के साथ बाइक में जाने के लिए मान जाती है। जब इरफान उसे घर ड्रॉप करके लौट रहा होता है तो उस एरिया के लड़के उसको खूब परेशान करते हैं कि तुम कौन हो, हमारे एरिया की लड़की को क्यों ड्रॉप कर रहे हो। इरफान कोई जवाब नहीं दे पाता, उल्टा वापस आकर अनीता से कहता है कि तुम अपना बैग भूल गई थी। फिर बैग देकर वो आराम से चला जाता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो पुलिस ऑफिसर को कोई काम आ जाता है और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी टीके इरफान के भाई को लेकर एसआई से मिलने आता है। उसका दोस्त बताता
बताता है कि उस एरिया की लड़कियां तो बड़े घर के लड़कों को फंसाकर खुद सेटल हो जाती है। इसी बीच आसामी आदमी टीके को इंडिकेटर डैमेज के लिए पैसे देकर चला जाता है। दूसरी ओर साहिब को खूब टॉर्चर करते हैं कि इंजन चुराने का इल्जाम अपने सर पर ले लो। अब इरफान का भाई इरफान को डांटता है कि तुम्हें यही मिली थी क्या प्यार करने को। फिर वो अनीता से भी बहुत अश्लील बातें करता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, मैं किसी और को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इरफान गुस्से में अपने भाई को मारने लगता है। फिर पुलिस उन्हें अलग करती है। अब टीके इरफान की फैमिली को एक और ले जाकर कहता है अगर बिरादरी में पता चल गया तो तुम्हारे पापा की बहुत बेइज्जती होगी, जो करना है यहीं करके घर लौट जाओ। तभी हमें दिखाते हैं कि अनीता और इरफान का प्यार कैसे शुरू हुआ था। अनीता एक रिसर्च के सिलसिले में इरफान के कॉलेज आई होती है और दोनों में बात भी होती है। इरफान उसकी रिसर्च में उसकी मदद करता है और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इरफान के घर वालों को पता चलता है कि उनका बेटा एक लड़की के साथ घूम फिर रहा है। इरफान का भाई पूछता है तो वो कहता है कि वो लड़की मेरे कॉलेज में रिसर्च कर रही है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, मैं अपनी मर्जी से उससे शादी भी कर सकता हूँ, तुम्हें इससे क्या। इरफान और उसके भाई की बिल्कुल नहीं बनती। इस बात पर दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। उस घर में इरफान को सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है और वो है उसकी माँ। वो सिर्फ अपनी माँ पर विश्वास करता है। अनीता और इरफान के बीच फोन पर बातें होने लग जाती हैं। हालांकि अनीता को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर इरफान से मिलकर उससे बातें करने के बाद उसे इरफान से प्यार हो ही जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों का धर्म और जाति कैसी है, अलग है क्या है, और वो इरफान से 5 साल बड़ी है। इस तरह इरफान और अनीता का प्यार शुरू हुआ था। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो एसआई उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहता है और साहिब को अंदर ले जाकर खूब पीटता है। बाहर एएसआई इरफान के पास आकर बैठता है और कहता है कि इस लड़की से शादी करने के लिए शायद तुम्हें अपना मजहब बदलना पड़ेगा। तभी इरफान की बहन और उसके पापा स्टेशन आते हैं। उसके पापा एसआई से मिलने जाते हैं और उसकी बहन उसे डांटती है कि तुम्हें यही लड़की मिली थी क्या प्यार करने को। अब इरफान को गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा उसको डांट कर वहाँ से भेज देता है। पर उसकी बहन अनीता से बात करने आती है और कहती है कि मेरी फैमिली एक ही शर्त पर तुम्हें परिवार में एक्सेप्ट करने को तैयार है। शर्त यह है कि तुम्हें हमारे मजहब में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इरफान के घर वाले बहुत शांति से कहते हैं कि हम मंडे को तुम दोनों की शादी करवा देंगे, ये हमारा वादा है, पर तब तक तुम दोनों को अपने घर में ही रहना होगा। लेकिन इरफान पक्का इरादा कर लेता है कि मैं अनीता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में अनीता के घर वाले भी उसको वापस ले जाने की जिद कर लेते हैं। इरफान उनकी लड़की को रोककर साफ कह देता है कि इस पल से अनीता मेरे साथ ही रहेगी। तभी इरफान की बहन उसे बताती है कि माँ और पापा मान गए हैं। उसी वक्त इरफान की माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारी और अनीता की शादी जरूर होगी बेटा, तुम घर आ जाओ। इरफान को किसी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसको अपनी माँ की हर बात पर विश्वास होता है। इसलिए माँ की बात का विश्वास करके वो अनीता को बताने जाता है कि मंडे को हमारी शादी होगी। वो रोने लगती है कि पता नहीं हम दोनों एक हो भी पाएंगे या नहीं। फिर इरफान उसकी हिम्मत बढ़ाकर कहता है कि तुम अपने घर जाने के बजाय रेस्क्यू होम में चले जाओ, फिर हम शादी करके एक साथ रहेंगे। इरफान के पापा उसे घर आने को कहते हैं और चले जाते हैं। इरफान अनीता को रोती हुई देखकर बहुत परेशान हो जाता है और तब अनीता उसको कसकर गले लगा लेती है। इरफान कहता है कि मंडे शादी के लिए तैयार रहना, ये कहकर वो चला जाता है। अब ऐसा ही अनीता से कहता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से घर चले जाओ। अनीता कहती है कि उसे रेस्क्यू होम पर जाना है, पर एसआई मना कर देता है और उसके घर वालों को बुलाता है। अनीता घबराकर इरफान को कॉल करके बताती है। अब इरफान गाड़ी स्टेशन की ओर घुमाने को कहता है, लेकिन उसका फोन छीन लिया जाता है। अब इरफान रियलाइज करता है कि ये सब उसकी फैमिली का ट्रैप है और वो उसको बंद करने वाले हैं। अनीता को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इरफान के पापा कहते हैं कि यहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, उस लड़की से शादी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो क्या तुम। इस तरह इरफान का विश्वास टूट जाता है और वो रो रो कर विनती करता है कि मैं और अनीता आपकी नजरों से दूर चले जाएंगे, हमारी वजह से आपकी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इनकी बातों के बीच इरफान का भाई इरफान की शर्ट पकड़कर खींचता है। पीछे की टी टेबल पर उसका सर जोर से टकराता है। अब कट करके अनीता को दिखाते हैं जो रेस्क्यू होम में बैठी होती है। तब उसकी आंटी आकर कहती है कि तुम अपने मामा वगैरह से डरो मत, मैं देखती हूँ कौन सा मामा तुम्हें क्या कर लेता है। उसकी बात मानकर अनीता उसके साथ चली जाती है। वो इरफान को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। वहाँ इरफान के शव का विश्लेषण हो चुका है और उसकी लाश को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर इरफान के पापा से पूछता है कि लाश को पहले किसने देखा। वो एकदम चुप रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके और पुलिस के बीच कोई एडजस्टमेंट है और वे इसको प्राकृतिक मौत प्रूव करना चाहते हैं। वे इरफान के शरीर को लेकर टाउन के अंदर जा रहे होते हैं। अनीता और उसकी आंटी ऑटो में आ रही होती है। शुरुआत में जिस गवर्नमेंट ऑफिस के सामने इरफान ने अपनी बाइक पार्क की थी, बाइक अब तक वहीं की वहीं खड़ी है। अनीता एक सेकंड के लिए खुश होती है कि इरफान यहाँ पर आ गया है। वो अंदर जाकर पूछती है तो वे बताते हैं कि ये बाइक 2 दिन से यहीं पर खड़ी है। अब अनीता उदास होकर फिर से इरफान को कॉल करती है, पर उसका तो नंबर ही नहीं लगता। अनीता फिर से अपनी आंटी के साथ ऑटो में चढ़कर चली जाती है और सामने से एम्बुलेंस आती है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि इरफान की मौत हो चुकी है। और दोस्तों यही इस मूवी का अंत है। रियलिटी में भी यही हुआ था, पर इसके आगे असल में क्या हुआ, क्या इरफान के पापा पर कोई मुकदमा चला, इसकी कोई डिटेल्स मूवी में नहीं दिखाई गई है। इस कहानी, इसके कैरेक्टर्स और जनरली इस मूवी की घटनाओं से आप कितना रिलेट कर पाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।